बच्चों आज हम बीए फर्स्ट सेम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जो बीए फर्स्ट सेम में का टॉपिक है, इसमें हम 6वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम जो हो मगध भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और कुछ राजवंश थे जिसमें इसने कुछ योगदान दिया था। इसमें है बृहदत्त वंश। मगध पर शासन करने वाला बृहदत्त पहला राजवंश था। इस वंश का संस्थापक बृहदत्त तथा वंश अंतिम शासक था। इसके बाद बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसमें मगध साम्राज्य का जो पहला संस्थापक था हर्यक वंश। सबसे पहले इसमें आएगा हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व में। आप ये जो भी बोल रहा हूँ, जो भी लिखवा रहा हूँ, मैंने नोट्स लिखे हैं, अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिएगा। मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, थोड़ा मॉडल से अलग है लेकिन इतनी सिंपल लैंग्वेज है, आप आराम से पढ़ लेंगे। मुझे पता है मॉडल की लैंग्वेज बच्चों की समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मॉडल और अपनी लैंग्वेज में दोनों मिक्स की है। तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ें क्योंकि ये आपकी समझ में आएंगे और आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व। आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। बिंबिसार ने अंग राज्य पर विजय प्राप्त की तथा कौशल लिच्छवी और मध्य देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और अपनी शक्ति मजबूत कर ली। अब तक जितने मैंने लिखा है, चाहे मैंने बोला है नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे। आपने लिख के पढ़ लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखे, आप खुद समझ सकते हैं। और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए उसने और अपनी शक्ति मजबूत की। प्रथम विवाह उसने कौशल राम की पुत्री और प्रसन्नजीत की माँ कौशल देवी थी। दूसरा विवाह उसने चिलनसार से किया था और तीसरा विवाह उसने खेमा से किया जो भद्र की राजकुमारी थी। देखिए इसने विवाह क्यों किए, ताकि वहाँ की राजकुमारी ये अपने पास ले जा सके और वहाँ की जो प्रजा, सेना और जो राजा अपने अधीन, उसे अपने अधीन कर लिया। इससे क्या हुआ, उसने अपनी शक्तिशाली और बढ़ा ली है भाई। इसने वहाँ से जब उसकी कोई राजकुमारी ही अपने यहाँ रख ली तो वहाँ का राजा तो उसके अधीन हो गया और उस राजा की पुत्री से शादी कर ली और शक्तिशाली बनता चला गया। इसलिए कई शादी की उसने और ये उसने अपनी राजनीति अपनाई कि विवाह करता गया और अपनी शक्ति बढ़ाता गया। इस राज्य की आरंभिक राजधानी जो गिरिवज थी। बाद में बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया। देखिए पहले इसकी राजधानी कोई और सी थी और कोई और सी राजधानी बाद में बदली है इसने। और वह पहला राजा था जिसके पास स्थायी सेना थी। वह पहला राजा बना जिसके पास स्थायी सेना थी। स्थायी सेना का मतलब है खुद अपनी सेना। इसके बाद आता है अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु इस वंश का दूसरा महान शासक था। यह बिंबिसार और चेलना का पुत्र था। देखिए जो मैंने अब तक आपको बताया है वो शायद आपकी समझ में आया हो या मैं नहीं बोला हूँ, उसमें मैंने आपको कुछ वैसी बात बताई है। मेरा मतलब है कि आप इन्हें नोट्स को लिखिएगा और बहुत सरलता से पढ़ लीजिएगा, शायद आपकी बहुत हेल्प करे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठ गया था। इसने अपने ही पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु ने। उसने मल्ल, काशी, अवंती को जीतकर मगध राज्य को अपने मिला लिया। वह बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म अपनाया बाद में और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। ये इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे।
और 7 नंबर क्वेश्चन भी कि प्रथम बौद्ध संगति किसने कराई, अजातशत्रु कौन था, बिंदुसार कौन था। तो ये 3 नंबर में भी आपके हेल्प करेगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप इन्हें पढ़ें। और अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। अजातशत्रु ऐसा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की थी और गद्दी पर बैठ गया था। और उसने जो अजातशत्रु ने लिच्छवियों को परास्त किया था। लिच्छवी अलग राज्य वंश थे। इसके बाद आता है उदयन, 460 से 445 ईस्वी तक उसने शासन किया उदयन ने। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। तो देखिए, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, ऐसे ही उदयन ने की, अजातशत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इसने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। देखिए, जो पाटलिपुत्र शहर था वो इसने बसाया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। राजधानी भी इसने पाटलिपुत्र को बनाया। वह जैन धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म को मानता था। और जो उसके पिता थे अजातशत्रु, वे बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये भी कुछ लाइनें हैं जो उस टाइम बौद्ध धर्म, जैन धर्म थे। किसी ने बौद्ध धर्म अपनाया, किसी ने जैन धर्म अपनाया। तो नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। और नागदशक जो हो इस वंश का अंतिम शासक था 412 ईस्वी में। इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी और नंद वंश की स्थापना की। इसके बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश आया। आपको लास्ट वाला याद रखना है कि लास्ट का शासक कौन था। नंद वंश था और नागदशक था। नागदशक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 345 तक रहा। देखिए, शिशुनाग वंश भी आ सकता है, नंद वंश भी आ सकता है। वंश के बारे में पूछ सकते हैं, किसी राजा के बारे में पूछ सकते हैं, अजातशत्रु के बारे में पूछ सकते हैं। तो अलग अलग भी आपको क्वेश्चन याद करने हैं। मैंने लगभग एक ही वीडियो में कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। छोटे छोटे टॉपिक जो 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको तेज़ लगे या स्लो लगे, आप सेटिंग से में जाके वीडियो स्लो कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी मैं जल्दबाजी में ही बनाई है ये वाली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये नोट्स पसंद आए, तो मैं आगे भी नोट्स बनाऊंगा, इससे अच्छे नोट्स बनाऊंगा। BS फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। अगर उन्हें नोट्स पसंद आते हैं तो मैं आगे अच्छे से नोट्स बनाऊंगा और जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट में बता दीजिए कि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी। तो शिशुनाग के पास हम पढ़ रहे काला शोक, जिसे काक वर्षण कहते थे। इसमें शिशुनाग का पुत्र था काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। काला शोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को बुनियाद बनाया था। उसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का जुनिया। तो इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति, और पहले वाला जो आया था वो पहली बौद्ध संगीति हुई वहाँ पर। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो नंदीवर्मन था। देखिए, जितने भी वंश आते हैं इनके पहले और बाद के वंश जो शासक थे वो याद पहले और अंतिम शासक याद होने चाहिए आपको, क्योंकि पहले नंबर में पूछ सकता है नंदवंश का शासक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी। और तभी से नंदवंश की
स्थापना हुई। ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। ये भी इम्पोर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिशुनाग के बारे में लिखिए। इसके बाद आता है नंदवंश, जो 345 से 321 तक रहा। नंदवंश भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वंशों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। नंदवंश पूछ लेगा, मौर्य वंश पूछ लेगा, तो उसमें पढ़ेगा महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था। तो नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने की थी। और पुराणों से हमें उल्लेख मिलता है कि नंदवंश का संस्थापक शूद्र था। देखिए पुराणों में क्या लिखा है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? शूद्र था। यह एक महान योद्धा था, अतः उसने अपने बाहुबल से मगध को शक्ति संपन्न बनाया। उसने अपनी सेना से, अपनी बाहुबल से मगध को संपन्न बनाया और नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने इस वंश का जो संस्थापक था वह शूद्र बताया गया है, वह पुराण में बताया गया है। अलग अलग पुराणों में, लेखकों में इन्हें अलग अलग बताया गया है। कहीं पर इन्हें क्षत्रिय बताया गया है और कहीं पर शूद्र बताया गया है। और कलिंग शासक जो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में नंदवंश का अंतिम शासक था। देखिए महापद्मनंद तो पहला शासक था और घनानंद उसका नंदवंश का अंतिम शासक था। यह बड़ा अन्यायी और लोभी शासक था घनानंद जो हो। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद का वध करके नंदवंश समाप्त किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई है। तो मैं अगली वीडियो में आपको मौर्य वंश के बारे में पूरा पढ़ाऊँगा। मौर्य वंश के शासक कौन थे सभी के बारे में बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊँगा चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हो मौर्य वंश का संस्थापक था। उसमें 3 संस्थापक आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, बिंदुसार आएगा और अशोक सम्राट आएंगे। तो देखिए अगली वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसमें मैं कई क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। जैसे मैंने इसमें कई सारे छोटी सी वीडियो में ही 5-6 क्वेश्चन शायद कंप्लीट कर लिए हैं और शायद इनमें से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं आगे भी जैसा सरल लैंग्वेज में लिखा है, मैंने कॉपी पे अपनी लैंग्वेज में लिखे है। थोड़ी राइटिंग जल्दबाजी में थोड़ी बेकार से आई है, अगली बार थोड़ी राइटिंग सुधारने की कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।